हे गाइस, रोनो केंशिन के इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड का नाम होता है अबेंडेंड विलेज। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। स्टोरी वापस वहीं से कंटिन्यू करती है जहाँ पर मिसाओ और केंशिन चांदी रात में नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ पे केंशिन को वापस वो सारी बातें याद आ रही होती हैं आओशी का नाम सुन के। वह मिसाओ केंशिन के मुंह से आओशी का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है, तो क्या तुम उन्हें जानते थे? वो लोग कैसे हैं? क्या वो क्योटो के अंदर है? प्लीज मुझे बताओ कि वो लोग अभी कहाँ पर है ताकि मैं उनसे मिल सकूँ। और इसके बाद हम सीधे अगला दिन देखते हैं जहाँ पे केंशिन कहीं जा रहा होता है और मिसाओ उसका पीछा कर रही होती है, ये कहते हुए कि तुम एकदम से चुप क्यों हो गए और तुम अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और उससे बार बार पूछ रही होती है कि मुझे बताओ हान्या कैसा है, बीचमी कैसी है, हायुकाटो कैसा है। अपने को इग्नोर होता हुआ देखकर मिसाओ उसको बौना, लाल बाल वाला और भी बहुत सारी चीजें कह के कहती है ताकि वो गुस्सा होकर पीछे पलट के उससे कुछ कहे और उसे जवाब दे। लेकिन केंशिन इससे परेशान होकर उसे कहता है कि मेरा नाम हिमुरा केंशिन है, तो तुम मुझे उसी से बुलाओ, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। ये सुनकर मिसाओ खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये कह के बुलाऊंगी तो क्या तुम मुझे उनके बारे में बताओगी जिनके बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन केंशिन साफ मना कर देता है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे एक बहुत ही तगड़ी किक देती है, इसे कहते हुए कि तुम बहुत ही घटिया हो। लेकिन केंशिन कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं ये लड़की अपने मन में सोचती है, इतने सालों में ये मेरा पहला ऐसा क्लू है जिसके बारे में आओशी और बाकी लोग के बारे में जान पाऊंगी, और इसके लिए मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे ये सही चीज़ नहीं बताता। वही केंशिन ये मन में सोच रहा होता है कि मुझे आओशी के बारे में कड़वा सा इसको बता देना चाहिए, इसके अलावा कि इसके लिए ऐसे ही ढूंढते उसे भटकते रहे पूरी जिंदगी भर। लेकिन उसे आयुषी की बात आती है उस रात की जो उसने उससे कहा था कि तुम किसी के भी हाथों मत मरना क्योंकि मैं ही वो होऊंगा जो तुम्हें मारूंगा। वहीं केंशिन को एक मिनट के लिए ये भी लग रहा होता है कि शिशु भी मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, और अगर ये इस सीजन की वजह से मेरे पीछे पीछे आएगी तो हो सकता है ये भी खतरे में पड़ सके, और इसीलिए उसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मिसाओ अपने मुँह से अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि मैं आओशी के बहुत ही अच्छे काम आती अगर ये सही टाइम होता, मेरे से कोई बच के नहीं जा सकता। लेकिन वही हम देखते हैं केंशिन बहुत दूर हो चुका होता है भागने के मामले में, और मिसाओ भागते उसका पीछा करती है लेकिन देख काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जबकि उसकी स्पेशलिटी थी किसी का भी पीछा करना, और एक टाइम पर आने के बाद उसको खो देती है, उसे नहीं पता लगता कौन से रास्ते गया। और जब उसे केंशिन दिखता है तो कहते हैं कि तुम्हें अपने आखिरी दम तक ढूंढते रहूंगी और तुम्हारा पीछा करूंगी। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ती है उसे एक बहुत ही बड़ी खाई दिखती है बीच में, केंशिन जिसके उस पार होता है, और मिसाओ उस खाई को देखकर समझ जाती है कि उसे कूद कर पार नहीं कर सकती, और इसीलिए रोकने के लिए वो अपनी कुनाई से उस पर अटैक करती है। लेकिन केंशिन अपनी शॉट से बहुत ही आराम से उस अटैक को रोक लेता है। वहीं केंशिन अपनी कटाना को वापस रखते उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आओशी ने तुम्हें किन हालातों में पाला और पोसा और बड़ा किया, लेकिन अगर तुम अब ओकीवाना के ग्रुप के साथ जुड़ना चाहोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए तुम क्योटो अपने घर वापस चले जाओ। और आओशी भी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से जानता था, और इसीलिए उसने किसी और के साथ तुमको कोटियो के अंदर ही छोड़ दिया ताकि तुम खुश रह सको। ये कह के केंशिन वहाँ से जाने लगता है और मिसाओ भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और पीछे की तरफ जाने लगती है। और तभी मिसाओ पलटकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे जो भी मन में आ रहा है वो कहना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। पागल कहीं के, तुम क्या चाहते हो कि मैं सब भूल जाऊँ? क्या भूल जाऊँ? कि मैं उसे किस लिए ढूंढ रही हूँ? वो मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, मैं उसके बिना अपने जीवन को नहीं जी सकती, और तुम उसे भूलने के लिए कह रहे हो। इसी के साथ केंशिन उसे कह रहा होता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसको ट्राई करने की कोशिश मत करो, तुम इसको जंप नहीं कर सकती। लेकिन मिसाओ चीज़ को नहीं सुनती और वहाँ से भागते हुए आकर उस खाई को पार करने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन मिसाओ ऐसा नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर केंशिन भी उसे पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है और उसे बहुत ही मुश्किल से बचा पाता है और मिसाओ को बचा लेता है। लेकिन मिसाओ यहाँ पे कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आओशी के साथ लड़ाई की है, क्योंकि मुझे पता है आओशी कभी नहीं हार सकता और वो चाहे जहाँ भी हो वो ठीक ही होगा। उसके बाद हम देख पाते हैं केंशिन जंगल में मिसाओ को एक जगह छोड़ देता है जहाँ पे वो बेहोश होती है, और जब वो उठती है तो केंशिन को अपने पास बैठा हो पाती है और उसे पूछती है कि क्या मैं सही में बेहोश हो गई थी और तुम मुझे छोड़ के गई क्यों नहीं। और केंशिन उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पे जा रहा हूँ और मेरे पे कहीं भी हमला हो सकता है, और इसीलिए मैं किसी के साथ भी अपने को लेकर नहीं जा सकता, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक जाओ ताकि मैं तुम्हारे पागलपन से थोड़ी देर के लिए निराश पा सकूँ। लेकिन मिसाओ वापस उसका पीछा करते ही कहते हुए कि मैं आओशी को ढूंढ के रहूंगी। अब हम सबस्को को देख पाते हैं जो कि बहुत सारे पेड़ों पर फाइट करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन मन में सोच रहा होता है कि ये सब नेचर की बर्बादी है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी लड़ाई के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं है, और इसलिए मुझे पता नहीं कि लड़ाई में एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी ढंग से किसी चीज़ की प्रैक्टिस की ही नहीं, कोई ट्रेनिंग की ही नहीं। और अपने बैग से कंपास निकाल के देखता है कि नॉर्थ किस तरफ है और सोचता है कि क्योटो इसका मतलब वेस्ट में है और मुझे उसी तरफ जाना है। वहीं मैगी को भी देखते हैं जिसका काम अपने ध्यान में नहीं लग रहा होता है, और वो सोच रही होती है कि क्या पता केंशिन कैसा होगा और अपन क्या कर रहा होगा और कई शिशियो उसके ऊपर हमला ना कर दे। इसके बाद हम फोकस करते हैं शिप पर जिसके ऊपर कारू और याको होते हैं। चाहे याको की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है यहाँ ट्रैवल करने की वजह से, क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं होती।
वही मिसाओ अभी भी केंशिन का पीछा कर रही होती है और उसे परेशान कर रही होती है, कह के कि मुझे इग्नोर करना बंद करो। वही मिसाओ उससे पूछती है कि तुम जंगल से क्यों जा रहे हो, इसका ऐसा क्या मोटिव है कि तुम जंगल से जा रहे हो रोड को छोड़कर। वही केंशिन से कहता है कि हम इससे जल्दी जा सकते हैं और हम कुछ ही देर में हाईवे पे पहुंच जाएंगे और तुम चलते हुए भी खा सकती हो। जिसे देखकर मिसाओ कहती है कि क्या तुम नहीं खाना चाहोगे, लेकिन केंशिन कहता है कि मैं कोई लंच लेके नहीं आया इसलिए मैं नहीं खा सकता। वही मिसाओ अपने खाना को देख के कहती है कि ठीक है वैसे भी ये मेरा है और मैं तुम्हें इसे नहीं देने वाली। वही मिसाओ से मजाक करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे ओशी के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि वो पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे अभी। मिसाओ अपनी धुन में बात करते हुए जा रही होती है केंशिन के पीछे और तभी केंशिन एक सांप को पकड़ लेता है और कहता है कि ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही जहरीला सांप है, और उसे फेंक देता है। जिसे देखकर मिसाओ पे वापस गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे। और मिसाओ के अटैक से बचने के बाद केंशिन कहता है ठीक है मैं सबके बारे में सुनूंगा जो भी तुम बता रही हो। वही मिसाओ की बातों से हमें पता लगता है कि आओशी बहुत ही कम उम्र में एक लीडर बन गया था। इसी के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और सीरियस है और हमेशा अपने ग्रुप के बारे में सोचता है। लेकिन इसी के साथ ही उसे केमची और केंडोबो में मास्टर है, लेकिन सिर्फ ऊपर से। और वहीं पे वो साथ ही में ओबिन बाशु का एक बहुत ही तगड़ा लीडर है जो उन सभी को एक करके रखता है और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आज तक वो कभी भी नेचुरली स्माइल नहीं किया किसी के भी सामने, और किसी दिन मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगी और उसकी स्माइल को भी। और मिसाओ यहाँ पे नोटिस करती है कि केंशिन कल तो बहुत ही तेज़ी से चल रहा था इस जंगल के अंदर, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। और तब वो नोटिस करती है कि केंशिन उसके लिए रास्ते को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना रहा है, घासों को तोड़कर और पेड़ों को और डंडियों को साइड कर ताकि मिसाओ को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होती है और ये भी समझ जाती है कि अगर केंशिन चाहता तो कभी भी इससे अपना पीछा छुड़ा सकता था। और एक स्माइल के साथ उसको एक खाने के लिए पूछती है कि क्या तुम ये खाना चाहोगे, और उसे खाना दिखाते हुए कहती है कि सिर्फ एक, लेकिन मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन केंशिन को तभी लगता है कि पीछे कोई है, और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं उन्हें दिखता है एक आदमी मरा पड़ा है। और ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि ये आदमी अभी मरा नहीं था। और वो केंशिन को कहता है कि प्लीज़ कुछ भी करके मेरे गांव को और मेरे छोटे भाई को बचा लो शिष्यों के आदमियों से। और यहाँ हमें पता लगता है यहाँ पास में एक छोटा सा गाँव है जहाँ 50 से भी ज़्यादा लोग नहीं है, जिसका नाम है शिंगेत्सु। और कुछ समय बाद वो छोटे बच्चे को भी होश आ जाता है जो कि उसके भाई के पास था। और केंशिन और मिसाओ उसके पास खड़े होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम हो कौन। और इसे ये भी बताते हैं कि इन्होंने इसके भाई को दफना दिया है, क्योंकि जब तक इन्होंने उसको ढूंढा था वो बिल्कुल मरने की हालत में था और बहुत ही कुछ नहीं किया जा सकता था उसको बचाने के लिए। सामने उसकी तलवार को उसकी दफन के ऊपर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर उसका भाई काफी याद रोने लगता है। वो इनके पूछने के बाद ही उसे कहता है कि तुम जैसे अनजान लोगों को मैं बताकर भी क्या करूँगा। जिस पर केंशिन से बताता है कि मैं क्योटो जा रहा हूँ शिष्यों से मिलने के लिए। जिसे सुनकर मिसाओ और वो बच्चा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और अब वो बच्चा बताता है कि कैसे 2 साल पहले एक बहुत ही आम गांव था, लेकिन उसके बाद शिष्यों के आदमियों ने सबसे पहले यहाँ के स्टेशन पे हमला किया और सारे पुलिस वालों को मार दिया, और उसके बाद इस गांव पे कब्जा कर लिया। और जब और भी ज़्यादा पुलिस आई बाहर से इनकी मदद करने, तो उन्होंने उन सबको भी मार दिया। और एक टाइम के बाद पुलिस ने आना बंद कर दिया और हमारे गाँव शिंगेत्सु को भाड़ में जाने दिया। लेकिन मिसाओ सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जरूर बात को बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो बच्चा मिसाओ को एक मैप दिखाता है जो कि क्योटो के अंदर ऑफिशियल पुलिस वालों के पास होता है, जिसके अंदर से इस गांव का नाम ही मिटा दिया गया होता है। और जब उसके भाई को ये चीज़ देखने को मिलती है तो समझ जाता है कि उनका गांव खतरे में है, और इसीलिए वो यहाँ पे आया होता है अपने गांव वालों को बचाने के लिए। लेकिन जब उसने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की सबसे पहले, तो शिशु के एक आदमी शिनकाकू ने उसको मार दिया। इसी के साथ वो बच्चा उस गड़ी हुई तलवार को निकालने लगता है कह के कि भाई मुझे तो अपनी ताकत दो। लेकिन केंशिन उसको रोक लेते हैं कहते हुए कि तुम मेरी ताकत ले सकते हो, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे देखकर मिसाओ कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लेकिन केंशिन इससे साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे गांव में अकेले ही जाना होगा, तुम कुछ समय के लिए यहाँ पे वेट करो। वही केंशिन जब गांव के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि गांव कैसे जला हुआ है और पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वहीं वो बच्चा और मिसाओ जंगल से दूर से इसे देख रहे होते हैं, और बच्चा अपने मन में सोच रहा होता है कि यही टाइम है अपने पेरेंट्स को बचाने का। लेकिन जैसे ही वो ठीक गाँव के बीचों बीच पहुँचते हैं, ये देखकर वो बच्चा रोने लग जाता है कि उसके माता पिता को मार के वहाँ पे टांग दिया गया था। एक तरीके का एग्जीक्यूशन था जो कि शिशु के आदमी ने इनके परिवार के साथ किया था। केंशिन उस शरीर पे घाव को देखकर समझ जाता है कि ये गाँव शिनकाकू का होगा, क्योंकि ठीक ऐसे ही घाव उस लड़की के भाई के शरीर पे भी थे। वही वो छोटा सा बच्चा इतने सारे दुख को झेल नहीं पाता, लेकिन तभी केंशिन को वहाँ पे शिनशिन के आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं, और हम देख पाते एक आदमी को जो केंशिन को कहता है कि तुम एक बाहरी हो, और ये लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए हमने उसका इलाज किया, हमने उन्हें मार के यहाँ पे टांग दिया एक एग्जाम्पल की तरह कि फिर वापस इस गांव में कोई भी चीज़ की कोशिश ना करे। और इसी के साथ वो आदमी केंशिन पे ये कह के अटैक कर देता है कि इस जगह का राज
शनकाकू करता है और उसी के कहने पे हम लोग की जिंदगियां बचते हैं और उसका ऑर्डर है कि कोई भी अगर बाहर यहाँ पे आता है तो उसे जरूरी मरना पड़ेगा। लेकिन केंशिन अपने शॉट को निकाल के बहुत ही खतरनाक अटैक इस आदमी पे करता है। वो आदमी वही उसी समय जमीन पे गिर जाता है। इसी के साथ केंशिन कहता है, ऐसे तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जो चोट नहीं खाना चाहते साइड हो जाए, लेकिन इस बार मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी के साथ लड़ाई चालू हो जाती है। वहीं हम मिसाओ को देखते हैं जो कि उस बच्चे को कह रही होती है, मुझे पता है बहुत ही मुश्किल का समय है, लेकिन तुम इस तरह अंदर से टूट नहीं सकते। रोने से मरे हुए लोग कहीं वापस नहीं आते, इसलिए तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से शिनकाकू का एक आदमी इनके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, ये कहते हुए कि सभी बाहर लोगों को मरना पड़ेगा। लेकिन मिसाओ उस अटैक से बच जाती है और अपनी कुनाई से उस पर अटैक कर देती है। शिशिरो का ये गुंडा उस अटैक से बच जाता है और मिसाओ और बच्चे को मारने के लिए वापस आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कोई पीछे से बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और उस आदमी की तलवार आर पार कर देता है। और मिसाओ यहाँ पे देखती है कि कोई और नहीं बल्कि गोजो फुजितारो था, जो ये कह रहा होता है कि केंशिन को मैंने सीधे क्योटो जाने के लिए कहा था, लेकिन ये पूरे रास्ते घूमते हुए जा रहा है और अब ये यहाँ फंस गया है और ये आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।